हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। लगिए, मेहनत करिए। ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं सीजीएल के लिए। आगामी एग्ज़ाम होने वाला है अभी सीजीएल के लिए, एसएससी ले रही है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसीज हैं। प्लीज़ 100% आपका नंबर आएगा अगर आप लगे रहे। मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ, रीजनिंग की क्लास लेता हूँ, और इन दोनों में मैं आपको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं छोड़ दूंगा। तो बच्चों, हमारा आज प्रैक्टिस सेट है सीजीएल के लिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022-23 का हमारा प्रैक्टिस सेट है। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। सब तरह से छोटी बातें मैं आपको बता के चलूंगा। आप उन पर गौर करिए, अपने कमेंट्स करिए। बच्चों, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन मिलने में आपको कुछ झंझट होगा। इसलिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्लास की ओर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, एडवांस मैथ के भी हैं और अर्थमेटिक के भी हैं। सभी तरह के मिले जुले क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। और जैसे ही पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए, सारे मैं लेकर आया हूं, बहुत अच्छे सेलेक्ट करके लेकर आया हूं। काफ़ी दिनों से मैं इन पर गौर कर रहा था, तो अब आप ध्यान दें। क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला है सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समरूप त्रिभुज की कुछ खास बात होती है, मैं आपको समझा दूं। समरूप त्रिभुज के संबंध में मैं आपको कुछ बात बताऊं, इस पर आप गौर करिए, प्लीज ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज अगर आप एबीसी ले रहे हो, त्रिभुज एबीसी, तो अगर आप इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो निश्चित रूप से यह भुजा इसके पैरेलल हो जाएगी। डीई भुजा, डीई साइड बीसी के पैरेलल हो जाएगी, बीसी के पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो हमारे यहाँ दो ट्रायंगल बने। हमारे यहाँ ट्रायंगल एडीई और एक टोटल ट्रायंगल हमारा बना एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। क्या आप बच्चों इस बात को समझ रहे हो? अगर हम इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं या सेम रेशियो में काट रहे हैं, कोई भी रेशियो आप इधर इधर ले सकते हो, तो ये इसके पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा तो आप याद रखें, ये इसके पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, ये दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की 5-6 शर्तें हैं, प्लीज आप उन्हें ध्यान दें। कंडीशन फर्स्ट, याद रखें, मैं आपको बता रहा हूं। समरूप त्रिभुज की 4-5 कंडीशन में से कुछ कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। संगत भुजाओं का रेशियो समान होता है। जितनी भी इसकी संगत भुजाएं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, उनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, मैं अगर ये लिखूं, इस त्रिभुज एडीई में एडी अपॉन एबी बराबर होगा इसका एई, ये वाली साइड, और टोटल की एसी बराबर होगा, बराबर डीई अपॉन बीसी, डीई अपॉन बीसी। ठीक है बच्चों, और अगर हमें एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हमें निकालना है तो इन साइड के इक्वल लिखना है, तो इसका रूट हो जाएगा। अगर आपको एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर ले, साइड निकालना है तो एरिया का रूट कर ले। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, एक बार फिर ध्यान दें। नेक्स्ट, अगर हम दो त्रिभुज ले लें एबीसी, दो त्रिभुज एबीसी, और हमें दिया हुआ है एक नेक्स्ट त्रिभुज, अनादर त्रिभुज डीईएफ, और वो आपको ये बोल दे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अर्थात इसका रेशियो, इसके रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के इक्वल है, और इसके और इसके रेशियो के इक्वल है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, ए बी बटे डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है बच्चों, ठीक है। और एरिया भी जैसा आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का रूट। ठीक है,
अब हम इस टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन ये है, दो त्रिभुज DEF और GHI दोनों समरूप हैं। बच्चों समरूप त्रिभुज का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है, हर हाल में क्वेश्चन आता है। आप पिछले कुछ वर्षों के प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, या कुछ वर्षों के जितने भी SSC ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसमें आप चेक करिए, आपका समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर एग्जाम में। तो DEF और GHI हमारे दो समरूप त्रिभुज हैं। DE की लंबाई बच्चों 4 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। DE की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। संगत भुजा GH की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। हमें अब इनके एरिया का और इसके एरिया का, इनके एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था, अगर DEF ट्रायंगल DEF अपॉन का क्षेत्रफल और त्रिभुज GHI का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो संगत भुजा DE अपॉन GH का होल स्क्वायर कर दीजिए, संगत साइड का होल स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। एरिया का रेशियो निकालना हो तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करिए। तो DE 4 GH 9 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, तो हमारा आ गया 16:91। तो हमारा C विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, इन बातों पर ध्यान रखें, समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट, इस पर और भी जो क्वेश्चन आएंगे उन सब पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं धीरे धीरे। जी हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वस्तु का जो प्रिंट रेट है वो 400 रुपये है, प्रिंट रेट पर 20% डिस्काउंट है, उसके बाद भी शॉपकीपर को जो है 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो ये पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। रेट 3 तरह के होते हैं, एक आपका होता है क्रिय मूल, जिसे हम बोलते हैं क्रिय मूल कॉस्ट प्राइस। एक होता है आपका अंकित मूल, अंकित मूल प्रिंट रेट जिसे या मार्क प्राइस जिसे बोला जाता है। एक होता है आपका बिक्री मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इन 3 रेट पर ध्यान दीजिए। हमेशा प्रिंट रेट पर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट या कटौती करने के बाद जो बेचा जाता है, और हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस की गणना की जाती है, प्रॉफिट या लॉस की गणना की जाती है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। कॉस्ट प्राइस पर ही हमें प्रॉफिट या लॉस की गणना करेंगे। ठीक है, और अगर हमें ये देखना हो हमने कितनी वृद्धि की है, शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस में कितनी वृद्धि करके मार्क प्राइस किया है, तो ये हम इंक्रीज परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे, इंक्रीज परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा। तो एक राउंड होता है, इस दुनिया में सभी चीज़ें इसी प्रकार से सेल की जाती हैं। पहले उसका लागत मूल्य होता है, लागत को बढ़ाकर प्रिंट रेट किया जाता है, प्रिंट रेट पर कोई डिस्काउंट देकर सेल किया जाता है। अब हम देखा जाता है लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच हमें प्रॉफिट या लॉस काउंट किया जा। ठीक है बच्चों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। प्रिंट रेट 400 है, प्रिंट रेट 400 रुपीज़ है, 400 पर 20% कमी कर दी, डिस्काउंट कम करना होता है। 20% डिस्काउंट का अर्थ है 80% पे बेच दिया। 100 में से 20% अगर आप कम करोगे तो 80% पे सेल करोगे। 400 का 80% बच्चों 320 रुपये हो गया, 8 चौक 32, 320 रुपये। अब 320 रुपये में बेचने के बाद भी, 320 पर सेल करने के बाद भी 70 रुपये इसमें प्रॉफिट के ऐड हैं, इसमें 70 रुपये प्रॉफिट के ऐड हैं। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस 250 रुपये था, कॉस्ट प्राइस 250, 250 में 70 ऐड करोगे तभी तो 320 में सेल होगा। तो आप गौर करिए, लागत मूल्य या क्रिया मूल्य 250। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमारा प्रॉफिट तो 70 रुपीज़ है, प्रॉफिट 70 है और हमारा बेस वैल्यू है 250। परसेंटेज में चेंज करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 कर दे परसेंटेज के लिए, बच्चों कैलकुलेट कर दे, 25 चौका 100, 7 चौक 28, तो सेलर को 28% प्रॉफिट होता है। हमारा बी विकल्प सही है। इसे ध्यान से देखिए बच्चों,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझसे पहले करिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। अगर आप लगे रहे तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। 100% सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बच्चों गौर करिए, ये है हमारा 52, 47, 20 और 19, प्रत्येक में से x घटा दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती है। इस तरह संख्याएं समानुपात हो जाती है। तो x + 13 और x - 8 के मध्यानुपाती क्या है? इसका मध्यानुपाती क्या है? तो हमें ये मध्यानुपाती निकालना है। गौर करें बच्चों, वैसे तो बहुत तरीके हैं, मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बेस्ट है, बार बार पिछले एग्जामों में पूछा जा रहा है। हाँ जी, तो चलो चलते हैं। क्वेश्चन ये है, 4 संख्या है। पहले तो आप ये सुन ले, यदि A, B, C और D 4 संख्या हैं, अगर ये समानुपाती हैं, अगर ये समानुपाती है तो रूल होता है बीच बीच की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, मध्य पदों की गुणा। BC = AD, BC = AD, बीच बीच की गुणा बाहर बाहर की गुणा, ये हमारा होता है समानुपाती का रूल। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया ये समानुपाती तब होंगे जब इनमें से प्रत्येक में से x घटाएंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वो बच्चों हमें यहाँ पुट करनी है। यहाँ पुट करने के बाद हम उसका मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, यहाँ उसका मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर आप x से करोगे इस टाइप से, अगर आप इस टाइप से करोगे, 52 में से भी x घटाओ, 47 में से भी x घटाओ, 20 में से भी x घटाओ, क्योंकि बोला ना प्रत्येक में से x घटाएं, और 19 में से भी x घटाओ। अगर आप इस टाइप से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपकी द्विघात समीकरण बनेगी, तो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आओगी। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। वैसे तो ये दिया है बीच की गुणा करो या बाहर बाहर की, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पहले 2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए बाद के 2 का रेशियो। पहले 2 का रेशियो और बाद के 2 का रेशियो इक्वल है तो वे समानुपाती माने जाते हैं। हमें क्वेश्चन कहाँ से करना है? चूंकि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अगर आप एक बात ध्यान दें, ए बी का कोई भी 2 टर्म हो, ए बी का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मध्य समानुपाती निकालना है, तो आप इनकी गुणनफल का वर्गमूल करिए। इनकी ए और बी के गुणनफल का वर्गमूल करना पड़ेगा हमें। तो आप ये देखिए इसमें क्या लिखें जो इसका पूरा वर्गमूल आ जाए, क्योंकि यहाँ वर्गमूल की जो संख्या है वो इंटीजर में है, एक पूर्णांक में है। और हमें 100% ये भी सोचना है बच्चों, बड़ा लॉजिक आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए, लॉजिक से ही क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो आप हमें ये सोचना है x की वैल्यू आपको 8 से बड़ी ले लेनी है। x की वैल्यू अगर हम 8 से बड़ी ले ले, मान लिया हम 9 ले लें, तो 9 - 8 1 का भी पूरा वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट। और यहाँ भी अगर हम 9 ले रहे हैं तो 9 और 13 हमारा हो जाएगा। 9 और 13 अगर आप जोड़ोगे तो 22 का वर्गमूल नहीं हो पाता, इसलिए 9 जो हमने लिया है तो वो गलत है, वो हमारा गलत है। ये निश्चित है 8 से बड़ा हमें x की वैल्यू लेनी है। 8 से बड़ा 9 हमने चेक कर लिया। अगर हम 10 ले ले तो यहाँ हमारा 10 बचेगा और यहाँ हमारा 23 हो जाएगा, तो भी हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। हम x की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, हम 11 ले ले तो यहाँ से 3 बचेगा, तो भी। अगर हम 12 ले ले तो 12 - 8 हमारा 4 आएगा, और ये 12 + 13 हमारा 25 आएगा, और 25 और 4 का हम वर्गमूल कर पाएंगे। 25 और 4 का वर्गमूल कर पाएंगे। 25 और 4 का हम वर्गमूल मीन प्रोपोर्शन हम निकाल पाएंगे। मीन प्रोपोर्शन 25 का 5 और 4 का 2, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 10। तो मध्य समानुपाती आ जाएगा 10। और इसके साथ साथ अगर आप ये चेक करना चाहते हो x की वैल्यू जो हमने 12 ली है, क्या ऐसा प्रूव करती है? तो अगर 52 में से x की वैल्यू 12 रख दे तो ये हमारा आएगा 40, और ये 12 घटाओगे तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 35, और यहाँ 20 में से 12 बच्चों 8, 19 में से 12 बच्चों 7। पहले बाद की 2 का रेशियो 8 7 है। यहाँ भी देखिए पहली 2 का रेशियो अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे,
5 अट्ठे 40 और 5 सते 35, तो पहली 2 का रेशियो भी 8-7, बाद की 2 का भी रेशियो 8-7, तो समानुपात तो हो ही गए 12 घटाने पर। अगर प्रत्येक में से 12 घटाएं तो समानुपाती हो जाते हैं। x की वैल्यू 12 यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे। जब आप x की वैल्यू 12 रखोगे, x की वैल्यू 12 रखोगे तो हमारा 12 + 13, 12 + 13, बच्चों ध्यान दीजिए, 12 + 13, और दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 - 8, तो 12 13 हमारा हो गया 25, 12 में से 8 गए 4, इसका वर्गमूल 10। तो इस सवाल का आंसर है बच्चों 10। ठीक है, इस तरह से करिए, बड़ा मजा आएगा। आता जरूर है, 100% क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है, एंजॉय आएगा। जिन बच्चों का पढ़ने में एंजॉय आता है वे मंजिल जरूर पार करते हैं। ठीक है, अगर आपका पढ़ाई में एंजॉय नहीं आ रहा है, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, तो जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती बच्चों, वो तो सफलता ही नहीं मिलती। उससे अच्छा तो आप पढ़ाई छोड़ ही दे। और मैं ये कहता हूँ पढ़ाई ना छोड़ दें, आप प्लीज लगे रहें। छोटी छोटी बातों को बस थोड़ा ध्यान से देख के क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लगें, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है देखिए क्वेश्चन बेहतरीन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसे करिए, बार बार करके देखिए, आपका मुझे उम्मीद है अब तक आप कर नहीं पाए होंगे, इतना बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जब बॉय और गर्ल को परसेंटेज में दिया जाए तो टोटल नंबर की आवश्यकता नहीं होती। टोटल नंबर छोड़ दीजिए बच्चों, सवाल में बॉय और गर्ल, सवाल में ये बोल रहा है 60% गर्ल है, 60% गर्ल है, तो सीधी सी बात है 100 में से अगर आप 60 घटाओगे तो 100 में से 60 गए तो बॉय 40 है। अगर आप इन्हें रेशियो में तोड़ पाए तो बॉय अगर 2 है तो गर्ल 3 है, गर्ल 3 बॉय 2। ठीक है, इस तरह आप रेशियो में रखिए, टोटल नंबर 5 रखिए, 80 को छोड़ दें। अच्छा जी, अगर ये कहा है लड़कों का एवरेज लड़कियों के एवरेज से 5% मोर है, लड़कों का एवरेज जो है इन लड़कियों के एवरेज, मान लिया लड़कियों का एवरेज x है बच्चों, लड़कियों का एवरेज x है, तो क्वेश्चन में कहा गया है बॉय का एवरेज 5% ज़्यादा है। x को जैसे ही आप 5% बढ़ाओगे इस टाइप से 100 में जोड़ के 5% ज़्यादा 105/100, तो आपका आएगा 1.05x। 1.100 से अगर आप भाग दोगे 1.05x, ये लड़कों का टोटल हो गया, ये लड़कियों का टोटल, और पूरी कक्षा का जो टोटल है, पूरी कक्षा का टोटल है जो एवरेज गुणा संख्या, संख्या हमारी बच्चों 5 है, 2 और 3 5 है, टोटल बच्चों की संख्या अब हमने ले ली 5 और एवरेज है 51। अब आप जैसे ही आप इसे हल करोगे 2.1x + 3x = 51.5, 51 × 5 ये जोड़ का हो गया 5.1x = हमारा आ गया 51 × 5। जैसे ही आप इसे काट दोगे x = 50। इसका अर्थ है गर्ल का जो रेशियो है, गर्ल का जो एवरेज है, गर्ल का जो एवरेज है बच्चों 50 है। हमें निकालना क्या है, बच्चों का, लड़कों का एवरेज, बॉयज़ का एवरेज निकालना है हमें बच्चों, बॉयज़ का एवरेज निकालना है जो कि हमारा 5% ज़्यादा है। तो आप यहाँ रख दें 1.05 × x की वैल्यू आप 50 रख दें 50, तो हमारा आ जाएगा बच्चों, जैसे ही आप 5 की गुणा करेंगे तो आपका 52.5 52.5 हमारा पहला विकल्प सही है, अर्थात बॉयज़ का जो एवरेज है 52.2। ठीक है जी, लगिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इन्हें बार बार समझिए, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, अव्वल दर्जे के क्वेश्चन है बच्चों। क्या आप इन्हें कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करिए। एक सर्किल का डायमीटर दिया है ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका डायमीटर AB है, डायमीटर AB है, एंड एंगल ACD हमारा 50 डिग्री है, एंगल BAD की हमें वैल्यू ज्ञात करनी, BAD की। चलो बच्चों चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हमेशा एक वर्त में होता है, एक सर्किल में जैसा आप चक्रीय चतुर्भुज बनाओगे तो आपको AB को डायमीटर लिखना है, AB को डायमीटर लिखना है,
ए बी लिखा हुआ है, ए बी डायमीटर है। ऐसे इसे आप ऊपरली तरफ बना लो या नीचे किधर भी। चक्रीय चतुर्भुज हमें बनाना है इस टाइप से, ठीक है प्यारे बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, हमारा ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी जो बीच का होता है ना, जब एंगल दिया जाता है एंगल ए सी डी, तो बीच वाले को बोला जाता है बच्चों सी को। ए सी डी ये हमारा 50 डिग्री है, ए सी डी 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री। अब आप एक बात पे ध्यान दें बच्चों, आपने पढ़ा होगा एग्जाम में कहीं ना कहीं बेसिक क्लास में कि अर्धवर्त में जो त्रिभुज बनता है, अर्धवर्त में कोण समकोण बनता है 90 डिग्री। देखिए हमारा ए सी बी एक हाफ सर्किल में है, अर्धवर्त में है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। अब गौर करिए, ये टोटल जो एंगल है, ये टोटल जो एंगल है 50 और 90 140 डिग्री हो गया, 140 डिग्री, 140 डिग्री। और हमेशा याद रखें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़, सम्मुख कोणों का योग, आप समझ गए होंगे, कर पा रहे होंगे। सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बच्चों जैसे ये हमारा एंगल, ये एंगल 140 डिग्री हो गया, 50 दे रखा था, 90 हमें पता है कि अर्धवर्त में कोण है 90 डिग्री, तो 90 50 140, तो इसके सामने का जो ये एंगल है प्यारे बच्चों 180 मत है। अगर आप 180 से अगर आप 140 लेस कर दोगे तो हमारा 40 डिग्री आएगा। ये 40 डिग्री एंगल है डी ए बी या बी ए डी। बी ए डी हमें बी ए डी ज्ञात करना था, एंगल बी ए डी इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हमारा ये। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए चलो जी बच्चों लगे रहो ध्यान से। आप उम्मीद है कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे, कर पा रहे होंगे ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लेवल के एक से एक क्वेश्चन है। अब करिए, समझिए, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं एक वर्त को स्पर्श करती है। बच्चों एक सर्किल जो है, इस सर्किल को टच कर रही है एक वर्त की भुजाएं, तो इस चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है बच्चों, इस तरह से। एक चतुर्भुज ABCD की जो भुजा है इसे टच कर रही है एक सर्किल को। चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। अगर हम यहां से स्टार्ट करें ABC और D इस तरह से, ठीक है। हाँ बच्चों, आपने क्वेश्चन देखा होगा, समझा होगा, लगे रहिए। आपने सोल्व कर लिया क्या? हमें AD की लेंथ निकालनी है बच्चों। थोड़ा आवाज़ का इशू हो गया था, तो आपने, मुझे लगा था कर लिया होगा क्वेश्चन अब तक। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस बात पर गौर करिए। यदि एक सर्किल है, किसी पॉइंट से अगर हम इसकी 2 टेंजेंट खींचें, किसी पॉइंट से इसकी 2 टेंजेंट बराबर होती है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सर्किल पर किसी बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा हमेशा इक्वल होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप गौर करिए, इस पॉइंट से जैसा आप ये स्पर्श रेखा खींच रहे हो यहां से यहां तक, तो ये बराबर ये होगा। अर्थात अगर मैं इसका नाम रखूं AP बराबर AQ,
AP बराबर AQ। ठीक है बच्चों, इसका शॉर्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट आप शॉर्ट यूज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट वही स्टूडेंट यूज कर सकता है जिस पे बेसिक कुछ आता हो। ठीक है, पहले बेसिक को समझे, इसका शॉर्ट भी है। अच्छा जी, अगर इस पॉइंट से आप इस वर्त की स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो हमारा BP बराबर, अगर मैं इस पॉइंट को R लिख दूं तो ये हमारा BP बराबर BR इक्वल होगी दोनों की दोनों साइड। ठीक है, सेम इसी तरह C से अगर हम दोनों टेंजेंट इसी सर्किल पे खींचें तो हमारा CR बराबर CS, अर्थात ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, ये टेंजेंट। बिल्कुल ठीक इसी तरह D पॉइंट से अगर आप ये स्पर्श रेखा खींचे इस वर्त पे तो हमारा DS इक्वल होगा DQ के, DS इक्वल होगा बच्चों DQ के, DS इक्वल होगा बच्चों DQ के। ठीक है, अगर हम इन सारी समीकरण को जोड़ के देखा जाए तो हमारा एक शॉर्ट बन जाता है, एक शॉर्ट फॉर्मूला बनता है, उसे आप गौर करें। सामने की भुजाओं का योग, अगर इस तरह से कोई भी वर्त को भुजा स्पर्श कर रही है तो सामने की भुजा का जोड़ AD, सामने की भुजा AD और ये सामने की भुजा BC, AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस DC, AB प्लस DC। ये शॉर्ट फॉर्मूला है इस सवाल का। ठीक है, हमें AD की लेंथ निकालनी है, AD की हमें लेंथ निकालनी है, तो बच्चों BC की वैल्यू आप रख दे, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और DC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। जैसे ही आप 6, 5, 11 में से 7 घटा दोगे तो आपको AD की लेंथ आ जाएगी। AD की लेंथ 11 में से अगर आप 7 घटाओगे तो AD की लेंथ बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभ्यास करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है बच्चों, प्लीज आप करिए, इन पे लगे रहिए, निराश ना होइए, सब पूरा का पूरा समझ में आता है। ठीक है, अगर GD के भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए भी मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट डालने वाला हूं और रीजनिंग का भी डेली चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूं। ये हमारा शेड्यूल रहेगा, अब से ध्यान दे इस शेड्यूल पे। हमारा एक प्रैक्टिस सेट या तो वो यूपी पुलिस का, GD का और या CGL के रूप में हमारा जरूर आएगा। एक रीजनिंग का चैप्टर, हम चैप्टर वाइज आपको पूरा रीजनिंग करा रहे हैं और एक चैप्टर वाइज हम मैथमेटिक्स का कोर्स आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा। अभी परसेंटेज चल रहा है जिसकी 2-3 क्लास हम दे चुके हैं और भी कई क्लास आने वाली है। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा कोर्स हम आपको देंगे। चलते रहिए, लगे रहिए बच्चों, ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। वह माप कौन सी है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकती, इंटरनल एंगल को कभी नहीं हो सकता, हमें वो ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दें, अगर ये कोई समबाहुभुज है, तो गौर करें, ये इसका आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल अंतः कोण है, और इस भुजा को जैसे ही आप आगे बढ़ा दोगे तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल, अर्थात ये हमारा बाह्य कोण है। ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण। और हमेशा याद रखें बच्चों, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग प्यारे बच्चों हमेशा 180 डिग्री होता है। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री। अगर बच्चों, और एक और बात आप साथ के साथ याद रखें, कंडीशन 1, कंडीशन 2 आप ये भी याद रखें, जितने भी टोटल बाह्य कोण होते हैं, चाहे वो कितनी भी भुजा का हो, चाहे वो त्रिभुज हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, 8 भुजा हो, 10 भुजा हो, 20 भुजा हो, कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। याद रखें, बहुभुज जो पॉलीगॉन होता है, बहुभुज के, ये बहुत काम आएंगे, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे भुजा कितनी भी हो, हमेशा ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये 2 चीजें फिक्स हैं बच्चों, याद रखें। अच्छा जी, अब आप गौर करें, प्लीज आप ध्यान दें, हमें ये देखना है आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। अगर हम इंटरनल एंगल 150 डिग्री ले लें तो प्यारे बच्चे टोटल जुड़ के 180 हो जाना है। 180 में से 50 गए 30,
तो क्या 30 बाह्य कोण से 360 डिग्री पूरा पूरा कट जाएगा? 360 डिग्री 30 से बच्चों पूरा पूरा कट जाता है 12 बार। कितनी बार कटता है बच्चों? 12 बार, अर्थात भुजा 12 है। तो ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। हमें वो लेना है जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम सी विकल्प ले ले बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दें दोबारा, अगर हम सी विकल्प लें, ये 108 डिग्री है, तो सीधी सी बात है 180 में से, क्योंकि ये कोण और ये कोण 180 में से 108 घटाओगे तो ये 72 डिग्री है। क्या आप 72 से 360 को काट पाओगे? ठीक है बच्चों, 5। तो इसका मतलब है ये भुजा 5 है, तो ये भी पॉसिबल है, भुजा 5 हो सकती है। अगर आप 140 लोगे, 144 लोगे, तो हमारे बच्चों ये 36 डिग्री आएगा। 36 और 44 180 हो जा। जैसे ही आप इसे 36 से डिवाइड करोगे तो बच्चों साइड की संख्या कितनी आ जाएगी? साइड की संख्या हमारी आ जाएगी प्यारे बच्चों 10। अगर हम ये ले लें, ये ले लें, देखिए अब तक हमारे तीनों विकल्प, ये भी हो सकता है बहुभुज का आंतरिक कोण, ये भी हो सकता है बहुभुज का अंतः कोण, ये भी हो सकता है बहुभुज का अंतः कोण। अब हमें 105 को चेक करना है। अगर हम 105 डिग्री ले लें तो इसका अर्थ ये हुआ बाहर का कोण हमारा 75 डिग्री होगा। अगर बाह्य कोण 75 डिग्री है तो साइड की संख्या भी पूरी पूरी आनी चाहिए। क्या 360 75 से पूरा पूरा कटता है? जी नहीं, ये दशमलव में आता है और साइड कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है हमारा अंतः कोण 105 डिग्री कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 360 75 से एग्जैक्ट नहीं कटता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये बात याद रखें, बड़े काम की है। बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ 360 और अंतः और बाह्य कोण, अंतः और बाह्य कोण का जोड़ 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गौर करिए, एक प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। प्यारे बच्चों गौर करिए, प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी साइड 5 12 13 है, 5 12 13 है। त्रिभुज प्रिज्म इस टाइप का होता है बच्चों, बेस और टॉप दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म की सवाल में हाइट दे रखी है, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें इस प्रिज्म का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 गुणा सिरों का क्षेत्रफल, दोनों साइड का एरिया निकाल लेंगे, प्लस हम वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो सिरों का क्षेत्रफल, एक ये जो सिरा है इस टाइप का, ये जो बेस है, चूंकि ये भुजाएं जो हैं एक समकोण त्रिभुज की भुजा हैं, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो हमें दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। लंब हमारा 5 और आधार 12 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो हम निकाल लेंगे आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई। प्यारे बच्चों ध्यान दें, परिमाप गुणा ऊंचाई जैसा आप निकाल लोगे, परिमाप गुणा ऊंचाई, तो पैरामीटर हमारा सभी भुजाओं का जोड़, पैरामीटर हमारा हो गया 5 + 12 + 13 टोटल का टोटल, और हाइट है बच्चों 10। ठीक है, अगर आप इन्हें जोड़ दोगे, अगर आप इन्हें जोड़ दोगे तो हमारा होगा 30 और गुणा 10, 300। तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 से 2 कट गया, 60 ये आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया 300 और 60 अगर आप ऐड कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया बच्चों हमारा 360 स्क्वायर सेंटीमीटर, 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला आप लगाएं, 2 गुणा सिरों का क्षेत्रफल प्लस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला परिमाप गुणा हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलें, ध्यान दीजिए। 5 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोण का जो रेशियो है, 5 भुजा के जो बहुभुज है बच्चों उसके अंतः कोण का जो रेशियो है, अंतः कोण का जो रेशियो है, भुजाएं आप देखिए 1
2 3 4 5। तो फिलहाल यहाँ इन दोनों को मिला दें तो हमारी 5 भुजा हो जाएंगी। ठीक है, 5 भुजा 1 2 3 4 5। ठीक है, अंतःकोण का योग, अंतःकोणों के योग का एक फॉर्मूला है, कभी ना भूलें। अंतःकोणों का योग किसी भी बहुभुज का होता है n-2 गुणा 180। अंतःकोणों के योग का सूत्र याद रखिए, n-2 गुणा 180, जहाँ n बराबर साइड की संख्या होती है, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड ही यहाँ 5 है, नंबर ऑफ साइड 5 है, तो आप रखिए n की वैल्यू 5 -2 गुणा 180। तो बच्चों हमारा ये 540 डिग्री सभी अंतःकोणों का जोड़ आ गया। 540 डिग्री सभी अंतःकोणों का जोड़ आ गया, जिसके एंगल का जो रेशियो है वो 2:3:3 5:5। ये है एंगल का रेशियो 23355। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। तो ये टोटल यूनिट हमारी जुड़ के टोटल 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18 यूनिट हो गया। 18 यूनिट का टोटल जोड़, ये जोड़िए टोटल 18 का जोड़ 540, 18 का जोड़ 540। तो एक यूनिट बराबर 18 × 54 30 डिग्री। और हमें सबसे लोवेस्ट निकालना, तो लोवेस्ट रेशियो में गुणा करिए 2 में। तो एक यूनिट का 30 डिग्री कोण है, तो 2 यूनिट का हो गया बच्चों 60 डिग्री कोण। तो इसका मतलब सबसे न्यूनतम कोण, सबसे छोटा कोण हमारा 60 डिग्री है। अगर हमें सबसे बड़ा कोण निकालना होता तो 30 की गुणा हम बच्चों में 5 में करते, 150 डिग्री हमारा सबसे लार्जेस्ट कोण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए और उसका एवरेज 3 बढ़ गया। एवरेज 3 बढ़ जाता है, तो ये पूछा है 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या था। 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या था, तो हमें अगर ये निकालना है उसका प्रारंभिक औसत। उसने बच्चों आप ध्यान दीजिए, उसने 87 रन बनाए। इस 87 में उसका 17 पारी में एवरेज 3 बढ़ गया। 17 पारी में एवरेज 3 बढ़ गया, तो इसका अर्थ हुआ 17 × 51 रन उसके 51 रन उसके मैन एवरेज से 51 उसका मैन एवरेज है, जो कि 87 उसके ज़्यादा है। 87 रन बनाए, इन 87 रनों में मैन एवरेज 17 × 51 से कितना ज़्यादा है आप ये देख ले। आपका प्रारंभिक औसत आ जाएगा, प्रारंभिक औसत आ जाएगा। इनिशियल एवरेज क्या था, 87 रन बनाए और उस 87 रन बनाने में 17 पारी में उसका एवरेज 3 बढ़ गया। इसका अर्थ है 17 × 51 बढ़ गया। अगर ये घटा दे तो उसका प्रारंभिक एवरेज 87 - 51 बराबर हमारा आ गया 36 उसका प्रारंभिक एवरेज था। हमें उसका वर्तमान एवरेज निकालना, तो वर्तमान एवरेज 36 + 3 बराबर 39। वर्तमान एवरेज 39 है ये। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इस पे ध्यान दीजिए, जो बेसिक बच्चे हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। मान लिया उसका 16 पारी में एवरेज x था, 16 पारी का एवरेज x था, तो टोटल रन हो गए 16 पारी के 16 × x। मान लिया 16 पारी तक एवरेज उसका x था, तो टोटल रन हो गए 16x। इन रनों में उसने 87 रन और जोड़ दिए, इन रनों में उसने 87 रन की पारी और खेल दी। तो 87 रन की पारी खेलते ही पारी की संख्या तो होगी उसकी 17, पारी संख्या 16 की बजाय 17, और जो एवरेज था वो एवरेज 3 ग्रो कर गया, एवरेज जो है 3 बढ़ गया। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को हल करोगे 100% आपका x की वैल्यू आएगी 36, और हमें न्यू एवरेज निकालना है, तो x + 3 अर्थात 36 + 3 39। ये भी बेस्ट इक्वेशन है जिससे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CGL के सभी बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए, गौर करिए। जब 1062, 1134, 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड करें, x से डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो y प्राप्त होता है। प्रत्येक मामले में रिमाइंडर ऑब्टेन होता है हमारा y। तो हमसे ये पूछा है x - y की वैल्यू बताओ, x - y की वैल्यू हमें बतानी है।
ठीक है बच्चों, जब बराबर शेष बचते हैं तो हमें इस बड़ी संख्या में से ये घटा लेना चाहिए, इस संख्या में से ये घटा लेना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी आएगा फिर हमें उसका HCF निकालना है। 1134 में से आप घटा ले 1062, तो हमें प्राप्त होगा बच्चों 2, और 13 में से 6 गए 7, ठीक है। और हम 1182 में से बच्चों घटाएंगे 1134, तो हमारा प्राप्त होगा 12 में से 4 गए 8, और यहाँ हमारा बचा 7 में से 3 गए 4, 48। इन दोनों का आपको HCF ले लेना है इस टाइप के सवाल में। इन दोनों को काटने वाली संख्या बच्चों 24, इसे भी पूरा पूरा काट देगी और इसे भी 24 × 72, 24 × 48। तो हमारे x की वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू है 24 इन्हें पूरा पूरा काटती है। अब हमें शेष ज्ञात करना है, अर्थात किसी भी संख्या को आप भाग दे सकते हो 24 से। 24 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे हमारे रिमाइंडर की वैल्यू भी आ जाएगी। 24 से 24 चौका 96 बच्चों बच गया हमारा 10, और 2 24 चौका 96 बच्चों हमारा बच गया 6, अर्थात ये y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है हमारा 24। हमें x माइनस वाई ज्ञात करना है। 24 माइनस 6 बराबर 18। आंसर हमारा 18 प्राप्त होगा x माइनस वाई। जब भी ये कहें इससे भाग देने पर समान शेष बचता है, इक्वल रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो हमेशा इन्हें आपस में घटाइए। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी समान शेष बचता है इन्हें आपस में घटाइए। घटाने के बाद जो भी आया आप उनका HCF लीजिए। HCF पूछेगा तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर आएगा इनका HCF। अगर वो रिमाइंडर पूछ रहा है, शेष पूछ रहा है, तो 24 से आप दे दो इसे या इसे, किसी को भी अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो हर मामले में इक्वल रिमाइंडर आएगा। तो हमारा रिमाइंडर 6 आया और संख्या हमारी 24 है, तो आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गौर करिए, गौर करिए प्यारे बच्चों। दो वस्तुओं का टोटल कुल कॉस्ट प्राइस 2000 है। एक को 12% प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% लॉस पर सेल किया गया है। इस नेट प्रॉफिट जो होता है 1.2% है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट आर्टिकल, ठीक है। तो आप गौर करिए, एक पर 12% लाभ होता है। हम पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दो ले रहे हैं, एक पर 12% लाभ है, तो आप इसे लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखिए 112, ठीक है बच्चों। दूसरी पर 12% लॉस है, दूसरी पर 12% लॉस है, तो आप 100 में से लेस करके लिखिए 88। टोटल पर उसे हुआ है, टोटल पर 1.2% प्रॉफिट है, तो 100 में जोड़ कर लिखिए 101.2%, 101.2%। आप गौर करिए, एलिगेशन के मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। 12% लाभ बच्चों दोबारा समझिए, जिसके समझ में नहीं आया है। 12% लाभ 100 में जोड़िए 112, और हानि को 100 में से घटा के 12 घटाओगे तो 88, और टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ये टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 1.2 जोड़ोगे तो 101.2। अब इन्हें आप क्रॉस लेस कर दे, घटा दे। 112 में से अगर आप 101.2 घटाओगे तो हमारा आएगा 10.8, और जैसे ही आप 101.2 में से 88 घटाओगे तो बच्चों ये आएगा हमारा 13.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, गौर करें। अगर हम इसे 12 से काट दे, 12 11 132 और 12 9 108, तो हमारी उन वस्तु का रेशियो आ जाएगा जो 2000 रुपये की वस्तु है, जो 2000 रुपये की वस्तु है, दो वस्तु 2000 रुपये में, उनका रेशियो है 11:9। 11:9 अर्थात हमारा टोटल हो गया 20 यूनिट। 11 और 9 20 यूनिट। 20 यूनिट की टोटल वैल्यू बच्चों 2000 रुपये है, 2000 रुपये। तो ये सीधी सी बात है, एक यूनिट की कीमत बच्चों हमारा 10 रुपये, एक यूनिट की कीमत बच्चों हमारा 100 रुपये। और हमें
लाभ वाली वस्तु का निकालना है तो 11 यूनिट का निकाल लो, और हानि वाली वस्तु का निकालना है तो 9 यूनिट का निकाल लो। हमें लाभ वाली वस्तु का मूल्य निकालना है तो 11 यूनिट का मूल्य निकाल लो, तो हमारा आ जाएगा आंसर बच्चों 1100 रुपये। तो हमारा बी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएंगे, एडवांस मैथ के हों या अर्थमेटिक मैथ के। बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज़ लगे रहिए बच्चों। करने से ही मंजिल पार होगी, चलने से ही पार होगी। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ज़रूर, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे टाइम पे मिलते रहें। सवाल ये है, कोई धनराशि है 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 100% ब्याज प्राप्त होता है हमें 8 साल में। तो समान ब्याज दर पर जो दर आएगी उसी दर पर हमें 2 वर्षों का 8000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉलिड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो हम पहले इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट रेट। ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणा टाइम, प्रिंसिपल गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 है बच्चों, 100% वृद्धि हो जाए किसी धन पे, गुणा 100 बटे हमारा प्रिंसिपल अगर हम 100 ले रहे हैं। दोबारा ध्यान दें, मैं आपको ऐसा समझाऊं, प्रिंसिपल और हमारा अमाउंट। अगर हम प्रिंसिपल 100 ले रहे हैं तो बच्चों इसमें 100% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ देख लो, यहाँ देखिए बच्चों, गौर करिए, बढ़िया समझ में आपके आएगा, ध्यान दीजिए। अगर आप प्रिंसिपल 100 ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 100% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 100 में 100 की वृद्धि होकर आपका आ गया 200 रुपये अमाउंट। 100 पे 200 रुपये अमाउंट 8 साल में। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना, हमारा ब्याज कितना, अगर 100 रुपये के 200 रुपये प्राप्त होते हैं तो हमारा ब्याज 100 है। 200 में से 100 घटाओगे, जैसे ही आप 200 में से 100 घटाओगे तो हमारा ब्याज 100 है, अर्थात 100 रुपये पे 100 रुपये ब्याज। 100 रुपये ब्याज है 100 रुपये पर 8 वर्षों में। तो आप जैसे ही ना कैंसिल करोगे तो 100 को 8 से भाग दोगे बच्चों, हमारा इंटरेस्ट रेट आएगा 12.5%। 12.5%। अब हमें 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट की हमें पहले दर निकाल लेनी चाहिए। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले से हल कर सकते हो, 2a + a² बटे 100 2 साल के लिए सबसे बेस्ट है। और तरीके हज़ारों हैं, मैं ये नहीं कहता यही है, हज़ारों तरीके हैं, पर 2 साल के लिए सबसे बेस्ट है। आप रेट निकाल ले, पहले दर निकाल ले, 2 साल की दर क्या होगी। तो 2 × 12.5 प्लस 12.5 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हमारा हो गया 25, और प्लस ये 1.5625 125 का स्क्वायर 100 का भाग दे देंगे। तो बच्चों ये हमारी रेट आ गई 26.5625 20%। ये हमारी इंटरेस्ट रेट आ गई, दर आ गया, ये हमारा दर आ गया इंटरेस्ट रेट 26.5625। अब हमें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 8000 रुपये का निकालना है बच्चों। 8000 का कंपाउंड इंटरेस्ट 26.5625 5625%। 5625%। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0, 80 से दशमलव कट गया, 8 से अगर आप इसकी गुणा कर दोगे, 8 से गुणा कर दोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2125 रुपये। 2125 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे ही आप 8 से इसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे बढ़िया है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकाल लिया, उससे हम फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकाल लेंगे 2 साल के लिए। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, बहुत बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, बी 75% काम 18 दिन में करता है, सी 36 दिन में करता है। पहले बी और सी ने 8 दिन काम किया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, करते हैं। ए जो है, ए 1/3 काम 15 दिन में करता है। तो इससे ये पता चलता है ए जो पूरा काम है,
ए पूरा काम इस 3 की गुणा कर दे 15 में, 45 दिन में करेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह बी जो है, बी 75% कार्य 75% कार्य 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा बी पूरा कार्य 18 गुणा 100/75, 25 चौका 25 तिया 3 छंग 18 छक 24, अर्थात बी जो है टोटल वर्क 24 दिन में करेगा। ये हम निकाल चुके हैं। ए अकेला पूरा काम 45 दिन में करता है, बी बच्चों उसी कार्य को 24 दिन में करता है, सी का कंप्लीट वर्क दे रखा है, सी कंप्लीट वर्क 36 डेज में करता है। आप पूरा वर्क ऐसा ले लो जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जा, टोटल वर्क ऐसा ले लो जो इनका एलसीएम हो, जो इनसे पूरा पूरा कट जा टोटल वर्क। तो आप 360 इनका एलसीएम ले लीजिए जो सभी से कट जाएगा, 45 से भाग दो, ये आपकी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, दक्षता। 45 8 24 15 36 ढाई 360। अब क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ें। क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग में बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी पर डे 15 यूनिट काम करता है, सी पर डे 10 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर बी और सी दोनों मिलकर 25 यूनिट काम करते हैं, 15 और 10, और 8 दिन तक लगे रहते हैं। इसका अर्थ है इन्होंने 200 यूनिट काम कर दिया 360 में से। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 200 यूनिट काम कर दिया इन्होंने, 360 में से 200 यूनिट काम हो गया। अब हमारा शेष कार्य 360 में से 200 यूनिट गया, तो हमारा शेष कार्य बच्चों हमारा बचेगा 160। 360 में से 200 घटाओगे, 160 यूनिट कार्य वो ए कितने दिन में करेगा, यही पूछा है। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए पर डे 8 यूनिट काम करता है, ए पर डे 8 यूनिट काम करता है, तो 160 यूनिट करने में उसे 20 दिन लगेंगे। आंसर हमारा 20 दिन आना चाहिए ए को शेष कार्य करने में, 20 डेज, सी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, आनंद लीजिए इन सवालों का, करिए, और भी क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप से। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सम बहुभुज के सभी इंटरनल एंगल का जो सम है वो 1440 है। उसमें साइड की हमें संख्या बतानी है, कितनी बहुभुज की भुजाएं हैं हमें ये बताना है बच्चों। तो आप ध्यान दें, बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ n-2 गुणा 180 होता है। n-2 गुणा 180 भुजाओं अंतः कोणों का योग होता है। अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है, अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला n-2 गुणा 180। सवाल में दिया है ये 1440 है सभी अंतः कोण। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। तो बच्चों पहले हम 180 से इसे काट दे, 18 8 144, n-2 बराबर 8, तो n बराबर 2 इधर जुड़ जाएगा, 2 10, अर्थात इसमें भुजाओं की जो संख्या है, इस टाइप से, तो बच्चों 10 आएंगे, 10 साइड, आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करें, मिक्सचर का है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर हमें प्राप्त करना है, 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त करना है। इसके लिए हमें 60% हाइड्रोक्लोरिक के साथ 25% हाइड्रोक्लोरिक किस रेशियो में मिलाना होगा, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना होगा कि हमें ये रेशियो प्राप्त हो जाए, हमें इस यू मिक्सचर प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिए, सवाल में ये पूछा है 60% हाइड्रोक्लोरिक, 60% HCl, 60% HCl है, और दूसरा मिक्सचर HCl का जो है 25% है। इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं, किस रेशियो में हम मिलाएं कि हमारा 40% मिक्सचर प्राप्त हो, 40% हो जाए 60 को और 25 को। तो बच्चों क्रॉस इन्हें लेस कर दे, 60 में 40 गए 20 और 40 में 25 गए 15, रेशियो निकाल दे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, अर्थात हमें इन दोनों मिक्सचर को 3:4 में हमें मिलाना पड़ेगा, 3:4, आंसर हमारा सी विकल्प है। तो इस तरह बच्चों अगर आप लगे रहोगे तो आपका एडवांस मैथ का भी, अर्थमेटिक का भी हम सारा आपको करा देंगे। तो बच्चे नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है वो हमारी घड़ी से रिलेटेड रीजनिंग में,
और यूपी पुलिस से रिलेटेड, और एक सेट एसएससी जीडी के लिए, और एक परसेंटेज की क्लासेज। तो इन सब को मिलाकर बहुत सारा परफॉर्मेंस हम आपको देने वाले हैं। लगे रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।